हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिम्बल। कुछ स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि प्रिम्बल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज हम प्रिम्बल को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिम्बल क्या है, प्रिम्बल जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं क्या है, इससे जुड़े हुए वाद क्या है, क्या प्रिम्बल संविधान का हिस्सा भी है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज डिटेल में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, प्रिम्बल होता क्या है, प्रस्तावना बोलते किसे हैं हम। देखो, प्रस्तावना होता संविधान का एक तरीके से मुखौटा। किसी चीज को अगर तुम्हें जानना, किसी भी संविधान को अगर तुम्हें जानना, तो पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसका प्रिम्बल पढ़ लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो संविधान है वो कैसा है और यहाँ की सरकार कैसे काम करती है, तो यहाँ के लोगों को कैसे अधिकार दिए गए। तो इन सब चीजों को तुम पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो किससे, प्रिम्बल से। जैसे पार्ट का, जैसे चैप्टर का नाम होता है ना, उससे पता चल जाता है किस बारे में बात हो रही। तो उसी तरीके से प्रस्तावना से पता चल जाता कि संविधान के अंदर क्या क्या इनके है। इसे क्या बोलते हैं, प्रिम्बल को हम कुंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी। याद रखना, कुंजी। और भावना, जो हमारे संविधान बनाने वाले थे उनकी भावना कहां से प्रकट होती, किससे? प्रिम्बल से, प्रस्तावना से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की कुंजी किसे बोलते हैं हम। याद रखना, मूल अधिकार दिए थे, मौलिक कर्तव्य दिए थे, डीपीएसपी दिया था, प्रिम्बल दिया था। तो याद रखना कौन सा था, प्रस्तावना इसका आंसर था। और ये जो संविधान की भावना को कौन प्रकट करता, वो हमारी प्रस्तावना प्रकट करती। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इसमें वैसे क्वेश्चन पूछे जाता है इसमें नॉर्मली एक आध। तो ये प्रिम्बल आई कहां से, प्रस्तावना ये आई कहां से हमारे संविधान में। देखो, 9 दिसंबर 1946 का वो दिन था जब हमारे संविधान सभा की बैठक चल रही थी। उसमें हमारे देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया, और वो ही उद्देशिका प्रस्ताव हमारा प्रिम्बल बन गया, यानी कि प्रस्तावना बन गई। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया प्रस्तावना कहां से आई। भाई साहब, प्रस्तावना तो आ गई। अब प्रस्तावना आने के बाद, इससे जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, प्रस्तावना भी उसमें मेंशन हो गई। अब विवाद ये उठने लगा कि ये जो प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का हिस्सा है। जैसे हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ना वो जोड़ सकते हैं, जैसे जीएसटी के लिए जोड़ा गया था, है ना। तो क्या प्रस्तावना के अंदर भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये वाद उठने लगा। जब ये विवाद उठने लगा तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, बेरूवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस था। उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कब आया था, 1960 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट ये बोल दिया गया कि भाई साहब, ये जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, है ना। ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अब संविधान का हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम संविधान से प्रस्तावना हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हमारे मौलिक अधिकार कम हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। क्या हमारे डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, क्या वो कम हो जाएंगे? नहीं होने के। मूल कर्तव्य तो खैर बाद में जोड़े गए थे। क्या प्रस्तावना को हटाने से हमारे संविधान पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। इस वजह से बेरूवाड़ी वाद में यह बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 में एक वाद निकल कर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, और इससे भी जो मैं बताने वाला, इससे भी कई बार पूछा जा चुका। अभी तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बताने वाला। 24 अप्रैल 1973 को हुआ ये कि हमारे देश में एक विवाद निकल कर आया, जिसे बोला गया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोल दिया गया कि ये प्रस्तावना, ये संविधान का अभिन्न अंग है। तुम तो बोल रहे थे कि, अभी तुम पूछ रहे थे ना कि ये हिस्सा है नहीं है। बेरूवाड़ी में हमने बोला था कि ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले निर्णय दिया था उसे पलट के ये निर्णय दिया अब कि केशवानंद भारती केस में कि प्रिम्बल जो है हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। और अगर संविधान का हिस्सा है, अगर संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के अंदर संशोधन कर सकती, तो प्रिम्बल यानी कि प्रस्तावना के अंदर भी संशोधन कर सकती। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आई होप। लेकिन एक चीज और समझो, इस केशवानंद भारती से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया जिसे बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, यानी कि मूल ढांचे का
कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता, अभी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता, मूल ढांचा क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर कहां से निकल गया। देखो मान लो तुम्हारा ये 100 गज का प्लॉट है, तो अब इसके अंदर चाहे तुम किचन बना लो यहाँ पे, चाहे तुम क्या बना लो यहाँ पे ड्राइंग रूम बना लो, चाहे यहाँ पे लिविंग रूम बना लो, चाहे यहाँ पे मतलब वैसे रूम बना लो, कुछ भी यहाँ पे तुम बना सकते हो। लेकिन इस 100 गज के प्लॉट के अंदर ही तुम्हें बनाना। तो ये क्या है, ये 100 गज का ये दायरा क्या हो गया, इसका मूल ढांचा हो गया। इसके अंदर ही रहकर तुम्हें काम करना, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार फिर से समझ लो कि इस 4 दीवारी के अंदर जो तुम्हारा 100 गज का प्लॉट है, इसके अंदर ही रहकर तुम्हें काम करना। चाहे तुम इसमें कुछ भी बना सकते हो, चाहे घर बना लो, चाहे तुम इसमें केवल कमरे बना लो, 1 कमरा बना लो, 2 कमरा बना लो, चाहे इसके अंदर तुम मेज लाकर रख लो, चाहे तुम कुर्सी रख लो, कुछ भी तुम इसके अंदर लाकर रख सकते हो। लेकिन इस 100 गज के प्लॉट के अंदर ही यही क्या होता, मूल ढांचा होता। अब तुम यहां समझो अपने टॉपिक के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया गया कि भाई साहब तुम ना एक काम करो, तुम ना संशोधन कर लो, बेशक जितना तुम्हें करना, जी भर का संशोधन करो, तुम्हें करना कुछ भी संशोधन करना ना, संविधान के अंदर या प्रिम्बल के अंदर कुछ भी तुम्हें संशोधन करना, संसद को बोला गया, तो तुम करो, जितना तुम्हारा मन कर रहा तुम करो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। बेसिक मतलब इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा ये। अगर तुम घर बना रहे तो 100 गज के प्लॉट के अंदर ही अंदर तुम्हारा घर होना चाहिए। ये नहीं कि तुम 110 गज में बना लिया, 100 गज का तुम्हारा प्लॉट तुमने बना लिया 110 गज में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से तुम्हें जो संशोधन करना वो इस तरीके से करना कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। जितना तुम्हें संशोधन करना तुम करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो अभी तक ये भी डिफाइन नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या चाल खेली सरकार के साथ कि बेस तुम्हें संशोधन कर लो जितना तुम्हारा मन कर रहा है ना करो, लेकिन तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करना चाहिए। सरकार ने पूछा भाई साहब ये तो बता दो हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ भी नहीं, हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे तुम्हें, अभी तो ऐसा हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। केशवानंद भारती केस 1973 याद रखना। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहां से निकल का है, केशवानंद भारती केस से। और बेसिक स्ट्रक्चर अभी संविधान के अंदर डिफाइन नहीं है, वो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया गया था कि इसे हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे बाद में। तो आई होप तुम्हें ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो 1 मिनट और समझो, जब इसमें संविधान के अंदर ही मतलब ये जब ये केशवानंद भारती केस आ गया, इसके बाद सरकार ने करा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता, क्योंकि इसमें संविधान में बहुत ज्यादा उलटफेर करे गए थे। और इसमें 3 शब्द प्रिम्बल के अंदर जोड़े गए प्रस्तावना के अंदर। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो ये शब्द इसमें जोड़े गए थे, तो याद रखियो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता। अब देखते हैं हम अपनी प्रस्तावना। दोस्तों याद रखना बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता कि संशोधन कब हुआ, केवल एक ही बार हुआ अभी तक प्रस्तावना में, और 3 शब्द ये जोड़े गए। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये याद रखना, रट लेना इसे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रिम्बल के बारे में, इसे पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग, देखो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता कि हम भारत के लोग, ये हमने कहां से लिया, हमने यूएन चार्टर से लिया है। और यूएन चार्टर जो है, यूएनओ का जो चार्टर है वो कहां से लिया गया, उसके अधिकांश चीजें वो ली गई अमेरिका के संविधान से। अमेरिका भी आ सकता है लिखा हुआ, क्योंकि यूएनओ ने कहां से लिया, अमेरिका से। हमने लिया यूएनओ से, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ना, तो अमेरिका भी लिखा आ सकता। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता, उत्तर कोरिया के एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से भी। अभी कुछ समय पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी उत्तर कोरिया के जो शासक था उसके साथ मीटिंग हुई, तो उत्तर कोरिया के जो शासक थे वो पहले किससे मिलकर आया, अपने चाचा से, जो चीन का राष्ट्रपति था उससे मिलकर आया, तब जाकर उसने अमेरिका के राष्ट्रपति से मीटिंग करी। तो उसकी कहीं ना कहीं उसके फैसले चीन से प्रभावित थे। ऐसे ही सेम कंडीशन तुम पाकिस्तान को देख लो, जैसे चीन बोलता है वैसे पाकिस्तान करता है। हालांकि भारत, हमारा देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हमें तुर्की अभी तुमने देखा तुर्की में इतना तकड़ा भूकंप आया, वहां हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया अपना, है ना, वहां के लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, है ना, वहां पर कुछ राहत सामग्री भेजी ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो क्या हमने वो
अमेरिका के डिसीजन, मतलब अमेरिका की वजह से ऐसा करा, या हमने यूएनओ की वजह से ऐसा करा, या रूस की वजह से हमने ऐसा करा। तो ऐसा हमने किसी के दबाव में आकर नहीं करा, हमने खुद से सोचा कि मानवीय सहायता हमें वहां प्रोवाइड करानी चाहिए और हमने कराई। तो हमारे डिसीजन कैसे हो गए? खुद से हो गए। तो वो देश जो अपने डिसीजन खुद से करते, उन पे मतलब उनकी जो नीति होती, विदेश नीति या गृह नीति, वो किसी देश के दबाव में आकर बदलती नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत कैसा है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब देखो, ये बाद में जोड़ा गया, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है ये शब्द बाद में जोड़ा गया। समाजवादी को समझ लो क्या है? सरकार समाज की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करेगी। जैसे तुम देख लो अभी क्या हुआ, जब अभी कोरोना आया तो अमेरिका में वैक्सीन ना लोगों को पैसों में प्रोवाइड कराई गई, लेकिन हमारे देश में ये फ्री में प्रोवाइड कराई गई। ट्रेन देख लो, ट्रेन चल रही है, हालांकि अब तो ट्रेन का प्राइवेट कर रहे हैं उसे, लेकिन ये क्या है? सरकारी उपक्रम है। ट्रेन भी क्या है? सरकारी उपक्रम है, गरीब लोगों के लिए सरकारी चला रही, चाहे उसे हर साल कितना भी घाटा जा रहा है उसमें, है ना। तो सरकार कुछ चीजों को प्राइवेट कर सकती है, लेकिन सारी चीजों को प्राइवेट कभी नहीं करने की। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल तुम और समझ लो ना, कि जब कोरोना चल रहा था, या अभी भी तुम देख लो, सरकार क्या करती? फ्री में अनाज उपलब्ध कराती लोगों को राशन कार्ड के थ्रू, है ना। राशन बंटता होगा सब जगह। तो ये क्या हो गया? समाजवादी हमारी सरकार है, यानी कि हमारा देश कैसा है? एक समाजवादी है। और पंथ निरपेक्ष, देखो पंथ निरपेक्ष क्या होता? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता कि जैसे तुम अमेरिका में देखो, अमेरिका की जो सरकार है वो किसी भी धर्म को हेल्प प्रोवाइड नहीं कराने वाली, है ना, वो किसी को हेल्प प्रोवाइड नहीं कराती। लेकिन हमारे देश में ये थोड़ा सा अलग है कि हमारे देश का मतलब कोई भी धर्म तो नहीं, जैसे तुम पाकिस्तान में जाओगे तो उसका धर्म क्या है? इस्लामिक देश है वो, है ना, वहां का राष्ट्र धर्म है वो। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो हमारे राष्ट्र का धर्म हो। हमारे राष्ट्र का एक ही किताब है, संविधान, उसे ही सब मानते हैं, उसे ही सब फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विधि का शासन है। पंथ निरपेक्ष यानी कि हम क्या है? हम किसी धर्म को मानने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे क्या है? हज यात्रा पर जा रहे हैं, उन्हें सब्सिडी दे दी, और अगर कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करा दी, और अगर जुलूस निकल रहा है तो वहां पे मतलब पुलिस महकमा खड़ा कर दिया। तो ये सब हम उन्हें सपोर्ट तो करेंगे। तुम धर्म को मान रहे हो, मानो, अगर तुम्हारा धर्म अच्छा है, तुम अच्छी चीजें कर रहे हो, तो हम उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये नहीं कहने कि ये हमारा धर्म है। तो ये है पंथ निरपेक्ष। तो हमारी सरकार कैसी हो गई? पंथ निरपेक्ष, सबको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये नहीं कहने कि ये हमारा ही धर्म है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन हो जहां। गणराज्य क्या होता है? जहां का जो शासक है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ हो। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड कराएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई, या हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम प्रोवाइड कराएंगे, मतलब सबको समान दृष्टि से देखेंगे। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। तो विचार, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? याद रखना, 5 प्रकार की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हालांकि तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची वैसे बताऊं, तुम अगर पूरी प्रिम्बल को एक बार याद कर लेते हो, या 10 मिनट लगेगी, फिर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें अलग से ये याद करने की जरूरत नहीं पड़नी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है या कितने प्रकार का न्याय है। एक बार प्रिम्बल को तुम याद कर लोगे, अच्छे समझ में आ जाएगी तुम्हारी ये। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको अवसर की समता यहां पर हम प्रोवाइड कराएंगे प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द बाद में जोड़े गए थे, याद रखना, है ना। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारे को बढ़ाना। एकता और अखंडता क्या है? हमारे देश में देखो हम एक होकर रहेंगे, ये नहीं कि आज हिंदू मुस्लिम के लड़ रहे हैं, आज जाति के लिए लड़ रहे हैं, आज कास्ट के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ने के ऐसे। और अखंडता का मतलब क्या हो गया? भले ही हम लड़ रहे हैं एक बार को, चलो लड़ भी रहे, लेकिन हमारा देश एक है, हम देश के अंदर ही सब कुछ करेंगे, देश विरोधी कार्य कुछ भी नहीं करने के। ये हो गया अखंडता। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तारीख याद रखना कब? 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तावना। दोस्तों एक चीज और याद रखना, इसमें संशोधन केवल संविधान संसद ही कर सकती है, ना कि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद। तो आई होप तुम्हें पूरी प्रिम्बल समझ में आ गई होगी क्या थी, क्या भी इसमें संशोधन हुए थे, क्या इससे जुड़े हुए वाद है,
और ये हमारे संविधान में क्यों जोड़ी गई, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।